जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन एक नई और चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अपन, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट थी बहुत ज़्यादा थी। NCERT सिलेबस क्लास 11 का मैथ, इसमें काफ़ी बच्चों ने रिक्वायरमेंट किया था कि सर मैथ तो दीजिए। आपने फिजिक्स भी स्टार्ट कर दी, लेकिन वो भी 12th क्लास का। बाकी वो जो वीडियो मैंने डाला है उस वीडियो के अंदर बेसिक सबके लिए है। वो वीडियो जरूरी नहीं है कि वो 12th वाले ही देखें, सब उस वीडियो को देख सकते हैं, सबके लिए यूजेबल है। मैंने ये कहा था उस वीडियो में कि जहां से साइंस लागू होता है क्लास 6 से और 12th तक, उस टॉपिक का, उस वीडियो का सबके लिए कुछ ना कुछ महत्व जरूर है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मैथ की लेसन नंबर 11 फिजिक्स का लेसन नंबर 11 आपको मिल जाएगा। उसकी एक ही वीडियो डली अभी, उसकी और वीडियो जल्दी आपको मिल जाएंगी। आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो NCERT सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर ही है सेट्स यानी कि समुच्चय। इसको आज अपन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बोला था बच्चों ने कि सर मैथ दीजिए, मैथ दीजिए, मैथ दीजिए। 10th का मैथ अपना ऑलमोस्ट लगभग उसमें 8-10 यूनिट हो चुकी है, तो वो उतना काफ़ी है। बाकी उसकी वीडियो अपन डालते रहेंगे। 11th का जो मैथ है, क्योंकि अब की बार सब कुछ चौपट हो गया है पढ़ाई के मामले में, तो 11th का मैथ रिक्वायरमेंट बहुत डाली। बच्चों ने बहुत डिमांड की सर ये बनाइए, इसकी वीडियो दीजिए, मैथ की वीडियो दीजिए। तो मैथ की वीडियो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ही अपन ने जो यूनिट है वो ली है सेट से। अच्छी यूनिट है, बिल्कुल इजी यूनिट है। मैं ये कहूं कि बिल्कुल फोकटी यूनिट है, बिल्कुल फोकट के नंबर है, लेकिन कंसिस्टेंसी बिल्कुल होनी चाहिए, निरंतरता इसमें बिल्कुल आप रखोगे, रेगुलर पढ़ोगे तो ये यूनिट कंप्लीट होगी, अन्यथा चक्कर काटो फिर नहीं आएगी। ठीक है, आपको ये वीडियो, ये यूनिट जहां भी आपको पढ़ने को मिले वहां से बिल्कुल इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिट है, काम आएगी, रेगुलर काम आएगी। आप अगर इस ब्रांच में घुस गए हैं तो, क्योंकि साइंस ब्रांच अगर ले ली तो आगे आप टीचिंग लाइन में जाओगे, वहां भी आपको ये काम में आने वाली है, और किसी लाइन में जाओगे वहां भी आपको बहुत काम में आने वाली यूनिट्स हैं। तो ये जो यूनिट है आपकी बहुत ही यूजफुल रहेगी। 12th में भी आएगी, लेकिन 12th में थोड़ा इसका और अपग्रेड पार्ट आ जाएगा, लेकिन 11th में जो है बिल्कुल बेसिक पार्ट है, बिल्कुल बेसिक इसका वीडियो है। मैंने इसके पॉइंट लिख रखे हैं, कुल मिला के 12 पॉइंट है इसके बेसिक्स में। ठीक है, पहला जो पॉइंट है अपन ने जो लिख रखा है यहाँ पे वो ये है कि पहले अपन इसकी पढ़ेंगे भूमिका, कि मैथ अपन पढ़ रहे हैं, क्यों घुसा ये यूनिट, क्यों शामिल किया समुच्चय सेट्स अपन ने मैथ के अंदर, क्यों पढ़े हम इसे, क्या फायदे होंगे। तो वो चीजें सारी की सारी अपनी इसकी भूमिका में पढ़ेंगे। दूसरा जो पॉइंट है अपने पास में वो इसका रहेगा समुच्चय और समुच्चय निरूपण। समुच्चय क्या होते हैं, किसे अपन समुच्चय कहेंगे, ये चीजें होंगी। फिर उसका समुच्चय निरूपण, समुच्चय निरूपण अपने पास में 2 प्रकार का आएगा, एक रोस्टर रूप, एक समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल चैनल होने वाला है। ये बहुत सी यूजफुल वीडियो मिलने वाली है आपको। जल्दी और क्लास होगी भी, जब भी जिसकी भी डिमांड अपने पास में पहुंचेगी उसकी डिमांड अपन कंप्लीट करेंगे, सबकी डिमांड अपन देते रहेंगे, टेंशन मत लो। बाकी पढ़ना आपका काम है, नहीं पढ़ोगे तो फिर हम भी क्या करें, उसमें तो फिर हमारा भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम फिर कितने भी वीडियो बना के डालते हैं, आप देखोगे नहीं, पढ़ोगे ही नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं उसका। तो ये अपने पास में, फिर अपने पास में आएगा रिक्त समुच्चय, जैसा कि इसके नाम में ही दिख रहा है, रिक्त यानी कि खाली। ये रिक्त समुच्चय होगा जिसमें कोई अवयव नहीं होगा, उसको अपन रिक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक, फिर अपने पास में आएंगे परिमित और अपरिमित। साइंस के बच्चे हो तुम तो परिमित और अपरिमित का मतलब जानते होंगे। परिमित का मतलब होता है फाइनाइट और अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट। मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव ज्ञात हो और निश्चित अवयव हो, उसको तो अपन बोल देंगे परिमित अवयव, परिमित समुच्चय। और एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव सीमित ना हो, जिनके अवयव अनलिमिटेड हो, इन्फिनाइट हो, अनंत हो, उसको अपन क्या बोल देंगे, अपरिमित समुच्चय। उसकी डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। कभी सोच रहे हो कि भी इतना बता के छोड़ दिया, मैं सिर्फ आपको एक बार जहन में डाल रहा हूं आपके में कि आपको ये चीजें पढ़नी है, वहां पे ये चीजें आएंगी। अगला जो टॉपिक होगा वो अपना होगा समान समुच्चय। आपको पता ही है समान का मतलब क्या होता है, कि एक सा मिलेगा आपको, 2 समुच्चय मिलेंगे आपको, वो एक जैसे मिलेंगे, उनको अपन समान समुच्चय बोलेंगे। इसकी क्वालिटी भी पढ़ेंगे अपन कि क्या होगा ये। फिर आता है अपने पास में उप समुच्चय, सब सेट जिसको बोलते हैं। उप मतलब आजकल उप का मतलब जान गए होंगे ज्यादा ही, क्योंकि माहौल जो आपको चल रहा है वो पता हो गया। फिर आपके पास में आएगा घात समुच्चय, जिसको अपन पावर सेट्स बोलते हैं।
फिर आपको पढ़ना पड़ेगा सार्वत्रिक समुच्चय, जिसके अंदर सार्वत्रिक का मतलब भी तुम समझ गए होंगे, सब कुछ आता है। वेन आरेख समुच्चय पर संक्रियाएं की किस तरह की कौन कौन सी संक्रियाएं या फिर कौन कौन सी घटनाक्रम अपन पे यूज कर सकते हैं। समुच्चय का पूरक कि समुच्चय का पूरक क्या होगा, और फिर लास्ट जो होगा वो अपने पास में होगा दो समुच्चय के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक कुछ प्रश्न अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है बेसिक रहेगी। इस बेसिक वीडियो में आज अपन सिर्फ इसका नॉर्मल पढ़ेंगे, और अपन आज जो पार्ट पढ़ेंगे 7 चीजें पढ़ेंगे, मतलब 8 के बाद की अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अपन को ये 7 चीजें पढ़नी है। पहला क्या रहेगा, भूमिका, दूसरा समुच्चय और उसका निरूपण, तीसरा समुच्चय, परिमित अपरिमित समुच्चय, उसके बाद में फिर समान समुच्चय, उप समुच्चय और घात समुच्चय। ये अपन कुल मिलाकर 7 टॉपिक पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजेबल यूनिट होने वाली है ये। ठीक है, अब अपन यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही जो टॉपिक अपना भूमिका, अब अपन बारी बारी सारे टॉपिक अलग अलग पढ़ेंगे। देखो पहला तो अपने पास में अपन बात कर रहे हैं सेट्स की, समुच्चय की। इसकी क्या भूमिका रहेगी, कि अपन क्यों पढ़े, क्या इसके जॉइंट्स हैं, क्या इसके रिलेशंस हैं मैथ के पास में, वो अपन चीजें जानेंगे। तो यहां जो है, तो आजकल जो अपन करंट टाइम की जो मैथ पढ़ते हैं ना, वर्तमान समय की, उस मैथ के अंदर ये जो समुच्चय है इसकी बहुत बड़ी और बहुत ही आधारभूत परिकल्पनाएं हैं, क्योंकि इसके बिना मैथ थोड़ा सा बोले तो अधूरा लगता है। तो अपन जो समुच्चय पढ़ेंगे ये आजकल की जो वर्तमान मैथ है, उस मैथ में इसकी जो परिकल्पना है या फिर इसका जो रोल है वो बहुत ही आधारभूत है, या फिर इसकी जो परिकल्पना है वो बहुत ही आधारभूत रहेगी। तो पहला काम तो ये हो गया कि करंट मैथ में ये जो सेट्स है बहुत ही यूजफुल है। दूसरा जो अपने पास में है कि जो समुच्चय है इसको अपन जो प्रयोग करेंगे वो फिर अपन संबंध और फलन होते ना, रिलेशन एंड फंक्शन, जब अपन ये यूनिट पढ़ेंगे या फिर ये जो टॉपिक पढ़ेंगे तो यहां पे भी अपने पास में सेट्स जो है ना बहुत ही यूजफुल होने वाला है। संबंध और फलन में, सेट्स और फंक्शंस में जब अपन ये यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें भी जो सेट्स है वो अपने पास में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। नंबर 3 जो अपने पास में पार्ट आएगा कि अपन जो मैथ पढ़ते हैं, चाहे फिर अपन ज्यामिति की बात करें, चाहे फिर अपन अनुक्रम की बात करें, या फिर अपन प्रायिकता की बात करें, ये जो मैथ्स होती हैं, इन मैथ्स में जो, या फिर मैथ्स की यूनिट बोले, इन यूनिट्स में वे जो सेट्स है, जो समुच्चय है, वो अपनी एक अलग भूमिका रखता है। तो इसलिए अपन जो सेट्स पढ़ेंगे वो इनमें भी काम में आएंगे। इनमें भी, इनको जब पढ़ते हैं तो अपन को सेट्स की जरूरत पड़ती है। फिर नंबर 4 की अगर बात करें अपन, तो फिर इसका जो विकास का सिद्धांत दिया था, सेट्स के विकास का जो सिद्धांत दिया था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जॉर्ज सेंटर। जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज सेंटर। विकास को एक प्रकार से हवा बोले, या फिर थोड़ी सी आग, या फिर भड़काना, या फिर चालू करना, या फिर इसको एक प्रकार से आगे देना, इसके विकासवाद को, या फिर इसके विकास को जो हवा दी वो दी थी एक जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज सेंटर। उन्होंने इसके सिद्धांत को आगे पहुंचाया था। फिर अपन बात करें तो जितने भी अपन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो मैथ पढ़ोगे तुम, उसके अंदर भी इसका समुच्चय का अपन बहुत बार परिचय लेंगे, बहुत बार अपन इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री, या फिर ये बोले कि जो संबंध एवं फलन था उसका जो सबसे पहले रिलेशन लिया गया था वो कहां लिया गया था, इस ट्रिग्नोमेट्री में ही लिया गया था। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर इस पे दोबारा थोड़ी सी नजर डालें तो सेट्स का जो पहला यूज था, या पहला जो अपन उपयोग पढ़ रहे थे, या फिर पहली जो भूमिका है इसकी, वो ये थी कि जो करंट टाइम की जो मैथ होती है वो सारी की सारी इस सेट्स की परिकल्पना के ऊपर टिकी हुई है, वहां से अपन पढ़ते हैं। दूसरा जो था कि संबंध और फलन अपन जब पढ़ेंगे तो उसमें भी सेट्स अपनी अलग भूमिका रखने वाला है, तो वहां भी अपन को ये काम में आएगा। तीसरा जो था कि मैथ की जो अपन ने ब्रांचेस लिखी है, ज्यामिति, अनुक्रम या फिर प्रायिकता, तो ये जो मैथ्स पढ़ेंगे इनमें भी अपन को सेट्स की जरूरत पड़ेगी। इसका जो विकासवाद था अगला, यानी कि नंबर 4 पॉइंट, इसका जो विकासवाद था वो जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सेंटर ने इसको आगे बढ़ाया था, इसको थोड़ा बहुत आगे प्रफुल्लित किया था, हवा दी थी।
उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसमें सबसे पहले सेट्स का परिचय दिया गया था। ट्रिग्नोमेट्री मैथ में सबसे पहले सेट्स का यूज किया गया था। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था, भूमिका थी। अपन इसके आगे जो दूसरा प्रकार अपन पढ़ रहे थे समुच्चय एवं समुच्चय का निरूपण, वो अपन आगे पढ़ेंगे, देखते रहो। देखो भाई सेकंड पार्ट या सेकंड टॉपिक बोले, इसमें अपन ने वहां पे टॉपिकों का विवरण किया था। दूसरा टॉपिक अपन ने वहां लिखा भी था, क्या आएगा कि समुच्चय और इनका निरूपण। पहले अपन बात समुच्चय की ही कर लेते कि समुच्चय होता क्या है। तो अपन इसमें बोले तो फिर अपन एक सेट्स का संग्रह लेते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू। इसके बारे में अगर जनरली डिटेल तुम बताओ तो बता सकते हो कि क्या होते हैं ये, क्या होते हैं, स्वर होते हैं, वोवल्स होते हैं मैं इंग्लिश के। तो फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे कि समुच्चय अपन उसको बोलते हैं कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी अवयव हो, कोई भी सदस्य हो, उन सबका एक सुपरिभाषित संग्रह, यानी कि किसी वस्तु का या किन्हीं वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह अपने पास में क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। यही बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, फिर इसमें अगर बात करें कि इसको डिनोट किससे करें, तो ध्यान रखना कि जब अपन समुच्चय को डिनोट करते हैं तो फिर अपन बात करते हैं कैपिटल लेटर की। ठीक है, इनको डिनोट करेंगे अपन कैपिटल ए बी या फिर सी से, इनसे डिनोट करते हैं इनको। ठीक है, तो समुच्चय क्या हुआ कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। बात करते हैं इसके डिनोट की, तो फिर इसको डिनोट करते हैं अल्फाबेट से या फिर किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, फिर अपन उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो अपन इसकी पढ़ते हैं, या फिर इसको अपन तुम दर्शाना चाहो कि किससे लगे, तो पहला जो मैंने लिख ही दिया है कि अपन इसको क्या बोल सकते हैं, स्वरों का समुच्चय, या फिर ये बोल दे अंग्रेजी वर्णमाला के। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो समुच्चय हो जाएगा वो हो जाएगा ए ई आई ओ यू। ठीक है, या फिर अपन दूसरा बोले तो फिर भारत की नदियां, जितनी भी नदियां होंगी उन सबको अपन भारत की नदियों में शामिल कर देंगे, तो फिर वो भी क्या हो जाएगा अपने पास में समुच्चय हो जाएगा। देखो अब कुछ अपन डिनोट करते हैं कि समुच्चय जो होते हैं बहुत सारे, उनको अपन किस किस से लिखते हैं। तो पहली जो चीज आती है अपने पास में, जैसे मान लो अपन पहली ही चीज लिख रहे हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। मैंने तुम्हें जब मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया था, 10th की मैथ स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको बेसिक पार्ट डाले थे। उस बेसिक पार्ट का जो पहला वीडियो है वो देख लो, वो वीडियो बहुत एक प्रकार से यूजफुल होगा इस यूनिट के अंदर, क्योंकि वहां पे मैंने तुम्हें सारी की सारी संख्याओं की जानकारी दे रखी है कि कौन सी संख्या को अपन क्या बोलते हैं, कौन सी संख्याएं क्या होती है, कैसे उनको डिनोट करते हैं, कहां से शुरू होती है कहां खत्म होती है, और उनको किस लेटर से डिनोट करते हैं। तो एन अपन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को अपन एन से डिनोट करते हैं, इसको अपन 1 2 3 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो होगा वो आता है फिर अपन जेड बोलते हैं, इसको कैपिटल जेड लिखना। पूर्णांकों का समुच्चय। नंबर 3 जो होगा वो क्यू होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। नंबर 4 जो होता है वो आर होता है, इसको अपन बोल सकते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। नंबर 5 जो होता है उसको अपन डिनोट करते हैं किससे, जेड प्लस से, और ये होता है जेड तुमने पहले लिख लिया है, देखो जेड यहां लिख दिया ना पूर्णांकों का समुच्चय, तो फिर अपन इसको बोलते हैं धन पूर्णांकों का समुच्चय। फिर अगर बात करें अपन क्यू प्लस की, तो क्यू अपन पहले डिनोट कर चुके हैं क्या, परिमेय संख्याएं, तो यहां पे क्या आ जाएगा धन परिमेय संख्याएं।
और नंबर अगर अगला बात करें नंबर 7, तो फिर यहां पे मैं लिख रहा हूं तुम्हें R प्लस, तो फिर R प्लस भी तुम समझ जाओगे क्या होगा कि रियल नंबर थी तो वास्तविक धन संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो पहला अपन ने क्या लिखा, n इक्वल टू, यानी कि कैपिटल N इक्वल टू क्या होता है, n से अपन डिनोट करते हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, 1 2 3 4 ये होती है। z पूर्णांकों का समुच्चय, फिर q जो होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r जो होता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फिर z प्लस की बात करें तो ये अपन ने पूर्णांकों से लिखा था, तो फिर ये क्या हो जाएगा, धन पूर्णांकों का समुच्चय। q प्लस की बात करें तो q अपन किससे डिनोट, q को किससे डिनोट करते हैं, परिमेय संख्याओं से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, धन परिमेय संख्याएं। और r जो था वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था, तो r प्लस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फिर अपन इसकी छोटी डिटेल और पढ़ते हैं आगे। तो इसके जो अवयव होते हैं भाई, जैसे अपन ने मान लो ये लिखा था AEIOU, इनको अपन वस्तुएं, सदस्य या फिर अवयव, किसी भी समुच्चय के अंदर जो है उनको अपन वस्तुएं, सदस्य या फिर अवयव बोल सकते हैं। वो इसके सारे के सारे ये पर्यायवाची बोल सकते हैं अपन, कि इसको अपन अवयव भी बोल सकते हैं, वस्तुएं भी बोल सकते हैं, सदस्य भी बोल सकते हैं। दूसरी जो चीज आती है कि समुच्चय को जो अपन डिनोट करते हैं वो तो किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक है, और समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको डिनोट करते हैं अपन किससे, स्मॉल लेटर से, तो AEIOU। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो समुच्चय हैं उनको अपन बड़े ब्रैकेट में, और इनको जो लिखते हैं वो छोटे ब्रैकेट में, सॉरी मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में इसका क्या हो गया, छोटी सी डिटेल हो गई। फिर अगर और आगे जाएं, देखो ध्यान देना, यहाँ पे 3-4 चीजें लिख दी है मैंने यहाँ पे, कि जो समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको अपन वस्तुएं भी बोल सकते हैं, सदस्य भी बोल सकते हैं, अवयव भी बोल सकते हैं। एक प्रकार से ये इसके लिए तीनों शब्द पर्यायवाची है। फिर अपन बात करें कि समुच्चय को डिनोट किससे करें, पहले भी बोल चुके हैं अपन, दोबारा फिर बता रहा हूं कि समुच्चय को अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फिर दूसरी बात कि समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना। और समुच्चय के जो अवयव हैं उनको अपन मझले ब्रैकेट में, एक बड़ा ब्रैकेट होता है जिसको अपन ऐसे लिखते हैं, एक छोटा ब्रैकेट होता है इसको अपन ऐसे लिखते हैं, और एक बीच का ब्रैकेट होता है इसको अपन ऐसे लिखते हैं। तो समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको मझले ब्रैकेट में, यानी कि बीच वाले ब्रैकेट में लिखते हैं सबको। ठीक है, फिर बात करते हैं, मान लो अपने पास में ये दे दिया कि स्मॉल ए समुच्चय का एक अवयव है। ठीक है, इस लाइन को अपन और क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल ए समुच्चय का सदस्य भी है, या फिर ए समुच्चय की वस्तु भी है, या फिर अपन क्या बोलते हैं कि स्मॉल ए एप्सिलॉन ए, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ये एक प्रकार से कौन सी भाषा है ये, जर्मन या लैटिन, नहीं सॉरी यूनानी प्रतीक है ये यूनानी प्रतीक है। ये ई भी नहीं होता है, सी भी नहीं होता है। ठीक है, इसको सी में ई बनाते हैं अपन, ऐसे करके बनाते हैं। ठीक, तो ये ई भी नहीं है और सी भी नहीं है, तो ये यूनानी प्रतीक है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर से, अब इसका ये जो अपन ने लिख दिया कि ए एप्सिलॉन ए, इसका मतलब ये हो गया कि ए कैपिटल ए का सदस्य है, या ए कैपिटल ए का अवयव है, या फिर ए कैपिटल ए में उपस्थित है, या फिर ए कैपिटल ए में से है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो यहां अगर ए एप्सिलॉन ए अपन ने लिख दिया तो फिर ए स्मॉल ए का सदस्य है, या फिर ए स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव है, या फिर स्मॉल ए कैपिटल ए में उपस्थित है, या फिर स्मॉल ए कैपिटल ए में से है। इसको अपन डिनोट करते हैं ए एप्सिलॉन ए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो तत्व है ये इस समूह में है या इस समुच्चय में है। ठीक है, अगर मान लो अपन ये लिख दें कि स्मॉल ए और इस एप्सिलॉन को काट दे फिर अपन लिख दे ए, तो फिर इसका मतलब होगा कि स्मॉल ए कैपिटल ए का कोई सदस्य समुच्चय या फिर में से नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इस समुच्चय के बारे में छोटी सी जानकारी।
अगर मान लो बी को भी लिख दें ऐसे, कोई भी किसी भी अवयव को तुम काट के ऐसे लिखते हो तो उसका मतलब सीधा सा ये होता है कि जो ये इधर वाला जो अवयव है ना स्मॉल ए, ये इससे कोई संबंध नहीं रखता है, मतलब इसका कोई अवयव नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा तुम्हारा समुच्चय के बारे में जानकारी हो गई। अगर आगे अपन पढ़ेंगे और डिटेल देखो। देखो भैया अपन बात करते हैं समुच्चय का निरूपण। तो इसके निरूपण की दो विधियां हैं, बोर्ड पे लिखी हुई मिल गई होंगी, दिख गई होंगी। पहली जो विधि होती है वो रोस्टर रूप होता है और दूसरी जो विधि होती है वो समुच्चय निर्माण रूप होता है। ध्यान दे लेना, दोनों ही इजी है, टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक, देखो मैं तुम्हें दोनों का एक तरीके से लिख के बता दूंगा कि क्या होती है। रोस्टर रूप जो होता है इसमें अपन जितने भी अवयव होते हैं किसी भी समुच्चय के, उन सभी के सभी अवयवों को दर्शाते हैं विद कोमा। ठीक है, जैसे मान लो अपन ने ये लिख दिया ए ई आई ओ यू, तो ये हो गया कि रोस्टर रूप जो होता है उस रूप में अपन किसी भी समुच्चय के सभी अवयवों को दर्शाते हैं और उनके मध्य अगर डिफरेंस अपन को करना है तो फिर अपन क्या लगा देते हैं, उनके बीच में कोमा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है रोस्टर रूप, यानी कि किसी भी समुच्चय के सभी अवयवों को एक साथ दर्शाना और उनके बीच में कोमा लगा करके अपन डिफरेंस लगाएं तो वो जो होता है वो समुच्चय क्या कहलाता है, रोस्टर निरूपण कहलाता है या रोस्टर समुच्चय कहलाता है। फिर अपन बात करते हैं कि ये होता किस प्रकार से क्या है। तो देखो इसमें एक बात तो ये है कि अपन जो अवयव होते हैं ना उनके क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं, उनका क्रम नेसेसरी नहीं है, अपन आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखो इसको अपन ये लिख रहे हैं, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं ना, ए आई ई यू ओ, भाई है तो ये स्वर ही और है ये भी स्वर। तो रोस्टर निर्माण जो रूप होता है या रोस्टर निरूपण जो विधि होती है इसमें अपन क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरी जो चीज होती है इसके अंदर कि इन सबको अपन मजले कोष्टक में लिखते हैं। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि जब अपन समुच्चय लिखेंगे तो समुच्चय को अपन मजले कोष्टक में ही लिखते हैं और कोई कोष्टक यूज करेंगे भी नहीं, चाहे वो समुच्चय निर्माण रूप हो चाहे वो रोस्टर रूप हो। ठीक है, दूसरी चीज जो आई थी अपने पास में कि अपन इनके अवयवों का क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं। तीसरी जो चीज आती है कि किसी भी अवयव में अगर मान लो अपन ने ये लिख दिया 1 2 3 और लास्ट में अगर अपने पास में ऐसे 3 डॉट हैं, ठीक है, नॉर्मली 3 डॉट मिलेंगे। अगर मान लो अपन कोई समुच्चय डिनोट कर रहे हैं और उस समुच्चय में अवयवों का अपन को पता नहीं है और अपन अवयव को रोस्टर रूप में दर्शाना चाहते हैं तो फिर अपन ऐसे लिखेंगे 1 2 3 और लास्ट में 3 डॉट। और ये जो 3 डॉट है ये दर्शाते हैं कि ये जो समुच्चय है इसका कोई अंत नहीं है, ये अंतहीन है, मतलब इनफिनाइट है ये। ठीक है, तो ये समुच्चय आगे बढ़ता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई रेंज नहीं है। इसका एक रूप तो ये होता है। फिर दूसरी चीज अपन ये करते हैं कि मान लो किसी अवयव में मान लो एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे मान लो ये लिख लिया SCHOOL। अब देखो यहाँ पे SCHOOL, तो फिर जरूरी नहीं है कि अपन इस ग्रुप के या फिर इस अक्षर के या फिर इस वर्ड के सभी अवयव लिखे। अगर अपन रोस्टर रूप लिख रहे हैं तो रोस्टर रूप में अपन लिख देंगे SCHO और L, ये इसका रोस्टर रूप हो जाएगा, अपन को डबल ओ लिखना जरूरी नहीं है। अगर दूसरी बात करें अपन तो फिर क्या आएगा, जैसे मान लो अपन एक और स्पेलिंग लिख लेते हैं PRINCIPAL। अब इसका निरूपण करें तो PRINC, देखो PRINC, आई भी आ गया, P भी आ गया और A और L लास्ट में। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल जो था उसका रोस्टर रूप ये हो जाएगा, क्योंकि जिन अक्षरों की या फिर जिन अल्फाबेट्स की पुनरावृत्ति होती है वो अल्फाबेट्स अपन बार बार नहीं लिखेंगे, उनको सिर्फ एक बार ही दर्शाएंगे रोस्टर रूप के अंदर। ठीक है, तो ये तुम्हारा रोस्टर रूप होता है। अब अगर बात करें समुच्चय निर्माण रूप की तो ये भी सेम ऐसा ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें अपन क्या करते हैं कि किसी भी अवयव को लिखते हैं तो उसका सर्वनिष्ठ गुणधर्म लेते हैं। ठीक, यहां पे अपन जो भी अपन ग्रुप लिखने वाले हैं उस ग्रुप का एक नियम बनाते हैं, गुणधर्म बनाते हैं और उस गुणधर्म को अपन डिनोट करते हैं और वो जो गुणधर्म है या फिर वो जो नियम है उस अवयव के या उस ग्रुप के बाहर का कोई अवयव फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, रोस्टर रूप तो इजी था, इसमें अपन क्या करते हैं
सारे के सारे अवयव लिखते हैं, लेकिन जिस अवयव की पुनरावृत्ति हो रही है उस अवयव को अपन एक बार ही लिखते हैं। दूसरी चीज अपन ने क्या पढ़ी कि इनका जो क्रम था उसका इसमें कोई महत्व नहीं होता है, अपन आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था अपने पास में रोष्ट रूप। बात अपन कर रहे हैं समुच्चय निरूपण रूप की। तो समुच्चय निरूपण रूप जो होता है इसके लिए अपन एक नियम बनाते हैं। उस नियम के अंदर जो ग्रुप अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस ग्रुप को लिख रहे हैं उस ग्रुप के अवयव ही आएंगे, बाकी वो किसी अन्य अवयव के लिए वो नियम फॉलो नहीं होगा। जैसे मान लो अपन ने ये लिखा था, अब ये तो अपन ने रोस्टर रूप लिख दिया, इसका अपन लिखे तो फिर इसका जो नियम बनेगा वो बन जाएगा ये कि एक्स किसी ग्रुप का एक्स अवयव है और एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं ऐसे, या फिर यहां पे मान लो अपन ने एक्स को डिनोट कर दिया, या फिर और कोई लेटर ले लो, मान लो जेड को डिनोट कर दिया, वी को डिनोट कर दिया। तो यहां अपन ये बता रहे हैं, जैसे मैं जेड तो मान लो अपन उसमें आता है ये ए ले लो, क्योंकि जेड तो अपन उसको पूर्णांकों को लिखते हैं तो वो नहीं चलेगा। तो ए अपन ने ले लिया और ए अपने पास में कोई ग्रुप है और उस ग्रुप का नियम क्या है, अपन ने पहले ही कहा था कि अपन समुच्चय निर्माण रूप में कोई नियम लिखेंगे और वो नियम ऐसा होगा जो उस ग्रुप के अलावा किसी और अन्य अवयव के लिए फॉलो नहीं होगा, उस अवयव और किसी अन्य अवयव के ऊपर लागू नहीं होगा। तो यहां पे यही नियम अपन यूज कर रहे हैं कि ए अपने पास में कोई समुच्चय है और ए जो समुच्चय है वो इस प्रकार है कि उसके अंदर कोई एक्स एलिमेंट है और एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है। तो इसको अगर लिखोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या आ जाएंगे, तो तुम्हारा यहां से ए क्या बन जाएगा, ए तुम्हारा ये बन जाएगा ए ई आई ओ यू। आप देखो इसके अलावा कोई और स्वर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, नहीं होता। तो फिर ये जो नियम था इसकी इनके ऊपर ही फॉलो होगा, इनके ऊपर ही लागू होगा। लेकिन ये रूप मत लिख देना, ये रूप आराम, ये वो होता है क्या बोलते हैं, एक प्रकार से रोस्ट रूप बन जाएगा ये। तो रोस्ट रूप अपन को नहीं लिखना है। यहां फिर अपन करें, मान लो ये प्रिंसिपल वाला ले रहे हो तो यहां अपन ने लिख दिया कि b इज इक्वल टू एक्स और एक्स शब्द प्रिंसिपल PRINCIPAL प्रिंसिपल का एक अक्षर है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर और बात करो तो फिर मान लो सी अपन ने ले लिया और सी अपन ये बोल दे कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 30 का गुणनखंड है। ठीक है, और लिख लो, मान लो डी तुमने लिख लिया, यहां लिख दिया तुमने एक्स इस एक वास्तविक संख्या है, ये लिख दिया। ठीक है, तो ये नियम सिर्फ वास्तविक संख्याओं के लिए फॉलो होंगे। तो ये अपने पास में कुछ रूल होते हैं जो अपन समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। क्वेश्चन अपन को मिलेगा, या तो अपन को ये देगा इससे ये बनवाएगा, या फिर ये देगा इससे ये बनवाएगा। तो ध्यान दे लेना इस पे। एक बार दोबारा थोड़ी सी सरसरी नजर लगा लो। रोस्टर रूप क्या था कि इसमें अपन मजले कोष्टक में तो लिखते हैं, इसको भी मजले कोष्टक में लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर अपन सभी अवयव लिखते हैं और उनके मध्य डिफरेंस दर्शाने के लिए बीच में क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। देखो ये बात, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम है, ये नियम और ये नियम दोनों सेम है, लेकिन ये रोस्टर रूप है और ये समुच्चय निर्माण रूप है। रोस्टर रूप में अपन सारे के सारे उसके अवयव लिखेंगे, उनको कोमा से अलग अलग दर्शाएंगे, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में अपन एक ऐसा नियम बनाएंगे जो उस समूह के नियमों को ही फॉलो करेगा, बाकी किसी अन्य नियम को अन्य अवयव के लिए वो लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इसका नियम बन गया। तो समुच्चय निर्माण रूप में अपन एक नियम का पालन करते हैं, या फिर एक अपन क्रमबद्ध तरीके से निश्चित तरीके से नियम लिखते हैं जो समुच्चय निर्माण रूप में काम में आता है, या समुच्चय निर्माण रूप अपन उसको बोलते हैं। दूसरा मान लो तुम ये लिख रहे थे प्रिंसिपल वाला, तो ये रहा। इसका अगर रोस्टर रूप तुम लिखोगे तो रोस्टर रूप तुम्हारे पास में ये बन जाएगा। और इसका अगर ये बात करें समुच्चय निर्माण रूप, तो फिर अपन ने इसका एक नियम लिख दिया कि एक्स एक शब्द है जो प्रिंसिपल शब्द का एक अक्षर है। ठीक है,
तो प्रिंसिपल शब्द के एक अक्षर ही हो जाएगा ये। तो ये अपने पास में रोस्टर रूप हो गया और समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ठीक है, आगे अपन बाद में देखेंगे। देखो अपना थर्ड और फोर्थ टॉपिक था कि थर्ड तो था रिक्त समुच्चय, द एम्प्टी सेट्स, और फोर्थ था परिमित और अपरिमित, फाइनाइट और इनफाइनाइट समुच्चय सेट्स। देखो रिक्त समुच्चय क्या होता है, जैसे इसका नाम ही होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव विद्यमान नहीं हो, क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय या फिर खाली समुच्चय कहलाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, शून्य समुच्चय भी बोलते हैं। और इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है, या तो अपन फाई से डिनोट करते हैं या फिर अपन इसको खाली ब्रैकेट से दर्शाएंगे, मजले ब्रैकेट से। ठीक है, तो इसको दोबारा पढ़े तो क्या होगा कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव विद्यमान नहीं हो, क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट्स यानी कि रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, फाई से, या फिर इसको खाली ब्रैकेट से, खाली मजले ब्रैकेट से भी डिनोट कर देते हैं, या और इसको अपन बोलते हैं क्या है, दूसरा रूप शून्य समुच्चय। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जो इसका पहला होगा वो क्या होगा, जैसे मान लो x a बराबर x अवयव है और x इस प्रकार है कि यहां लिख लो x एक पूर्णांक है या प्राकृत संख्या बोल दो, x एक प्राकृत संख्या है और इसका जो नियम दे रहा है वो क्या है अपने पास में कि x की जो वैल्यू है वो 1 से और 2 के बीच में है। या फिर इसको अपन दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि x इज 1, x और 2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है और 2 से छोटी है। और यहां पे क्या कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है। पहले ये नियम इसकी बात करो कि x की जो वैल्यू है वो x इस प्रकार है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है। तो भाई x एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, लेकिन इनके बीच में कोई प्राकृत संख्या होगी नहीं होगी। तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा शून्य अवयव। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, रिक्त समुच्चय। दूसरी अगर बात करें अपन तो यहां मान लो तुमने b ले लिया, x इस प्रकार है कि x स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0, और यहां कह रहा है कि x एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो x अगर एक परिमेय संख्या है तो देखो यहां ये नियम फॉलो होगा, भाई यहां ये नियम फॉलो होगा। परिमेय संख्या जानते हो क्या होती है, पी बाई क्यू के रूप में। तो पी बाई क्यू वाली जो संख्याएं होंगी उनके लिए नियम फॉलो होगा ही नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 x की वो वैल्यू बटा में रखे अपन जिसमें से अपन 2 घटाएं, यानी कि उसका स्क्वायर करें फिर अपन 2 घटाएं तो यहां 0 आ जाए, ऐसा कोई नियम बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर ये भी क्या होगा, इसका भी कोई अवयव नहीं बनेगा। तो कोई अवयव नहीं बनेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। या फिर अपन बात करें सी, बहुत सारे नियम बना सकते हो यहां पे। यहां लिख लो कि x इस प्रकार है कि x स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू, या फिर ये कर दो x स्क्वायर बराबर 4 कर दो, और x एक विषम संख्या है। तो देखो x स्क्वायर बराबर 4 और यहां कह रहा है कि x एक क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या रखो यहां पे, एक का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4 आएगा, नहीं आएगा। 2 का करेंगे लेकिन 2 क्या है, सम संख्या होती है। ये क्या कह रहा है, विषम होना चाहिए। तो फिर यहां भी इसके अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। और किसी नियम की बात करो तो फिर यहां मानो तुमने लिख दिया कि x इज x स्क्वायर माइनस का
4, चलो ये रहने दो, ऐसा नहीं। बहुत से एग्जाम्पल तुम सेट कर सकते हो, बहुत एग्जाम्पल बन जाएंगे इसके। और अगर एग्जाम्पल अपन लेना चाहें तो यहां लिख लो कि एक्स स्क्वायर इज 49, और यहां अगर तुम लिखना चाहो तो एक्स एक सम संख्या है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, लेकिन 7 क्या होती है? विषम होती, तो यहां भी क्या आएंगे इसके स्क्वायर? 0 आएंगे। या फिर ये कर दे अपन कि एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 3, और यहां फिर अपन कह दें कि एक्स एक विषम संख्या है। तो फिर यहां भी क्या आएगा? इसके जो आंसर आएंगे वो इन्फिनिटी आएंगे, सॉरी 0 ही आएगा, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा अपने पास में। लेकिन यहां आप क्या कह रहे हैं कि x से क्या होनी चाहिए? विषम संख्या। तो यहां विषम संख्या रखो और फिर उसमें 1 घटाओ तो 3 आएगा ही नहीं। तो फिर यहां जो समुच्चय बनेंगे वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? रिक्त समुच्चय बन जाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि वो समुच्चय या फिर अवयवों का वो समूह जहां पे अपने पास में कोई अवयव नहीं हो, या फिर एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव नहीं हो, वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। उसको अपन शून्य समुच्चय भी बोलते हैं। दूसरा उसको डिनोट करते हैं फाई से, या फिर एक खाली ब्रैकेट से दर्शाते हैं। और उसके बहुत सारे एग्जांपल ये हो गए। पहला एग्जांपल अपन ने ये लिखा था कि ए एक समुच्चय है और उसमें एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है। और फॉलो अपन को ये करवाया था कि एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई एक प्रकार से प्राकृत संख्या होती ही नहीं है। फिर दूसरी बात यह था कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0 ये आना चाहिए। एक्स अपने पास में इस प्रकार है कि एक्स एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होती है। पी बाई क्यू रूप यहां रखोगे तो बराबर 0 नहीं आएगा। तो फिर यहां भी क्या आएगा? अपने पास में एक शून्य समूह आएगा, शून्य अवयव आएंगे। तो फिर वो भी क्या बन जाएगा? रिक्त समुच्चय बन जाएगा। यहां कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, सी अपने पास कोई समुच्चय है, उसमें एक्स कोई अवयव है और एक्स इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 4, और यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है? अपने पास में विषम संख्या है। तो ये भी अपने पास में क्या होगा? शून्य अवयव होगा। ये दोनों भी क्या होंगे? अपने पास में शून्य अवयव होंगे। ठीक है, इजी यूनिट है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ो, आ जाएगी समझ में आराम से। देखो नंबर 4 मैंने पहले लिखा था लेकिन इरेज कर दिया, दोबारा देख लो इसको। परिमित में अपरिमित समुच्चय। ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें कहा था कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव अपने पास में ज्ञात हो या फिर सीमित हो वो क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। और जिसके अवयव क्या हो? असीमित हो, वो क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अगर बात करें ग्रुप की तो फिर अपन बोले मान लो W अपने पास में क्या है? यहां पे अपन इसको डिनोट करेंगे, W अपने पास में सप्ताह के दिन है। ठीक है, X मान लो अपन ने मान लिया साल के महीने, Y अपन ने मान लिया मान लो J से शुरू होने वाले महीनों के नाम। Z अपन ने मान लिया एक सरल रेखा का एक बिंदु। ठीक है, तो देखो अगर इनकी बात करें, डिटेल की बात करें, इनकी 4 पॉइंट है। 4 पॉइंटों में से अपने पास में कौन सा तो परिमित होगा और कौन सा अपरिमित होगा ये अपन को बताना है। पहली बात तो अपन ने लिया है कि W, परिभाषा क्लियर हो गई। परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी है? ऐसे अवयव ऐसा समुच्चय जिसके अवयव क्या हो? सीमित हो, वो तो क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय। और एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव असीमित हो वो क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। पहला अपन ने एग्जाम्पल लिखा है कि सप्ताह के दिन। W अपने पास में एक समुच्चय है जो डिनोट कर रहा है किसको? सप्ताह के दिन। तो सप्ताह के दिन अपने पास में परिमित होते हैं, तो ये जो समुच्चय होगा क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। साल के महीने अपने पास में परिमित होते हैं, सीमित होते हैं, तो फिर ये भी क्या होगा? अपने पास में परिमित होगा। अब ये बताओ जैसे शुरू होने वाले महीनों के नाम आप लिख सकते हो परिमित,
ये जो लास्ट वाला है ये कह रहा है कि एक सरल रेखा के ऊपर बिंदुओं की संख्या, तो इस सरल रेखा पे अपन पता नहीं कितने बिंदु लिखते हैं, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर क्या होती है एक सरल रेखा बनती है। तो फिर ये जो समुच्चय आएगा ये अपने पास में क्या आ जाएगा, अपरिमित समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो वो क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। और ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो वो क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि जितने भी अपरिमित समुच्चय होते हैं उनका अपन रोस्टर रूप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जितने भी अपरिमित समुच्चय है उन सबका नहीं, उन सब में से कुछ का अपन क्या कर सकते हैं, रोस्टर रूप नहीं लिख सकते। तो ये तुम्हारा परिमित और अपरिमित समुच्चय का ग्रुप था। ठीक है, उसके बाद अपने पास में क्या आता है, समान समुच्चय आता है। समान समुच्चय की बात करें तो देखो, जैसा कि नाम में ही तुम्हें मिल रहा है कि समान समुच्चय, तो समान समुच्चय क्या होगा कि ऐसे समुच्चय जिनमें अवयव क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। और इनको डिनोट करना कोई स्पेशल कंडीशन तो है नहीं। देखो मान लो दो अवयव है अपने पास में, इक्वल सेट बोलते हैं इनको। एक है अपने पास में ए, इसमें होगा 1 2 3, और एक अपने पास में बी, इसमें है 1 2 2 3। इनको अपन समान समुच्चय बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, पहली बात तो ये है। तो ये दोनों समान समुच्चय है क्योंकि दोनों के अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। दोनों के अवयव समान होने चाहिए, संख्या की कोई बात नहीं है। यहां देखो 1 2 3, यहां भी 1 2 3, दो बार आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अवयवों की संख्या जो है ना वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन अवयव जो है ना वो अपन को मिलने चाहिए एक जैसे। तो यहां भी वही अवयव है सारे के सारे, और यहां भी वही अवयव है सारे के सारे। अब यहां दो बार आ रहा है, यहां 2 एक बार ही है, तो ये दोनों के दोनों समुच्चय समान समुच्चय है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो इनको डिनोट करें किसी अन्य तरीके का, कोई बात करो तुम, यहां अगर बात करें जैसे मान लो तुम इसके बारे में कहो, तो यहां जो बी था, यहां जो एक का जो प्रत्येक अवयव है वो बी में विद्यमान है। अब वो बात एक अलग है कि एक के किसी अवयव की बी में क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो कोई चीज कंफ्यूजन वाली नहीं है। बस तुम्हें तो अवयव दोनों में एक समान मिलने चाहिए, एक जैसे मिलने चाहिए। फिर पुनरावृत्ति चाहे उनकी कितनी बारी हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास में एक संख्या 4 होती, फिर अपन इनको समान अवयव नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे जो अवयव है उससे यहाँ पे एक अवयव अलग है। ठीक है, तो ये अवयव जब यहाँ पे तीन तक ही थे तब यहाँ पे अवयव समान थे, लेकिन पुनरावृत्ति क्या थी, बार बार हो रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ अपन ए और बी को क्या बोलेंगे, समान समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, तो ये था तुम्हारा समान समुच्चय। इसके बाद में तुम्हारा आता है उप समुच्चय, सब सेट जिसको बोलते हैं। सब सेट भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो सबसेट क्या होता है कि किसी ये मान लो कोई अपने पास में समुच्चय है 1 2 3, और ये मान लो अपने पास में बी है 1 2 3 4 और 5। तो यहां अपन ए को सबसेट बोलेंगे, किसका, बी का। क्यों बोलेंगे, मान लो कोई 2 अवयव हैं और किसी एक अवयव के कोई 2 समुच्चय हैं और किसी एक समुच्चय के प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में विद्यमान है, तो फिर पहले समुच्चय का दूसरे समुच्चय का पहला समुच्चय क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, यानी कि उप समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है, बी में विद्यमान है, तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, उप समुच्चय बोलते हैं। अगर डिनोट और अगर बात करें तो ए और बी ये दोनों उप समुच्चय हो सकते हैं, लेकिन ये मत बोल देना कि भी ए और बी बराबर है। ये कंडीशन हमेशा फॉलो नहीं होगी, कभी फॉलो हो सकती है। अगर समुच्चय बराबर है ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, लेकिन
अगर सबसेट है तो जरूरी नहीं है कि बराबर वाली कंडीशन भी फॉलो हो। मान लो बराबर आ रहे हैं, ये दोनों अवयव बराबर हैं, तो फिर अपन इसको इसका सबसेट बोल सकते हैं, इसको इसका सबसेट बोल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में अवयव अलग अलग है तो फिर ए बराबर नहीं होगा बी के, क्योंकि इसमें 1 2 3 ही है, इसमें 1 2 3 के साथ में क्या आ रहा है, 4 और 5 भी आ रहा है। तो ये कंडीशन थी इसकी। फिर यहां पे अपन इसको क्या बोलते हैं, ए को बी का उपसमुच्चय व बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। तो जब ए सबसेट ऑफ बी है और ऐसी कंडीशन बन रही है तो फिर यहां जो ए होगा वो तो क्या कहलाएगा, बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, और जो समुच्चय बड़ा है वो छोटे वाले का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। मतलब बी जो होगा वो ए का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। ये कंडीशन अपने पास में एक नई और निकल के आई। और यदि मान लो अपने पास में ए में केवल एक ही अवयव है तो फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय बोलते हैं। यदि किसी समुच्चय में सिर्फ एक ही अवयव है तो उसको फिर अपन क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा उपसमुच्चय था। इसके बाद में अपने पास में छोटी छोटी कंडीशन, एक 2 टॉपिक और बच रहे हैं, उनको भी देखेंगे आगे। देखो भैया, अंतराल की बात करते हैं अपन आर के उपसमुच्चय के रूप में। देखो पहला अंतराल जो होते हैं, 2 होते हैं, खुला एक बंद। एक को बोलते हैं विवर्त और एक को क्या बोलते हैं, सवर्त। विवर्त को अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल और इसको सवर्त को बोलते हैं अपन क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल जो होता है यानी कि खुला अंतराल जो होता है वो दोनों तरफ से खुला होता है, और इसको अपन डिनोट करते हैं क्या, या तो दोनों साइड में छोटा ब्रैकेट या फिर बड़े ब्रैकेट का बाहर की तरफ मुंह। ठीक है, ऐसे जैसे अपने ये डिनोट कर रखा, बड़े ब्रैकेट को बाहर की तरफ दर्शाओ या फिर ये ब्रैकेट दर्शाओ। और यहाँ पे जो x होगा वो x इस प्रकार होगा कि x की जो वैल्यू होगी वो a से तो बड़ी होगी और b से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, खुला अंतराल बोलते हैं। और ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ a भी खुला मिलेगा और b भी क्या होगा, खुला मिलेगा, यानी कि अन ब्लैक मिलेंगे ये। बाकी बंद में अपन को दोनों क्या मिलेंगे, ब्लैक मिलेंगे। ठीक है, तो खुला जो अंतराल होगा उसमें जो x की वैल्यू होती है वो a से बड़ी और b से क्या होती है, छोटी होती है। और इसको डिनोट करने का तरीका या तो क्या है कि इनको छोटे ब्रैकेट में दर्शाएं या फिर बड़े ब्रैकेट का बाहर की तरफ मुंह करके इनको दर्शाएं। ये होता है खुला अंतराल। फिर होता है बंद अंतराल, संवर्त इंटरवल, संवर्त अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। इसमें बड़े ब्रैकेट होते हैं दोनों, ये बड़े ब्रैकेट बंद होता है, और यहाँ पे जो a होता है, x जो होता है उसकी वैल्यू a से बड़ी या फिर a के बराबर और b से छोटी या b के बराबर, और इसको लाइन पे दर्शाएं तो फिर ये a और b ऐसे होते हैं, दोनों क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। यानी कि इनके जो डॉट होते हैं वो क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, गोले जो होते हैं भरे हुए होते हैं। फिर आता है अर्धविवर्त या फिर अर्धसवर्त अंतराल। अर्धविवर्त या फिर अर्धसवर्त क्या होता है कि अपन को एक इंटरवल क्या होगा, एक साइड से खुला मिलेगा, एक साइड से बंद अंतराल मिलेगा, एक साइड से क्या मिलेगा, खुला अंतराल। ये एक साइड से क्या है, बंद है, और ये क्या है, इधर से खुला। तो देखो अब यहाँ पे क्या था, ये जो बंद था तो दोनों साइड अपन बराबर यूज कर रहे थे। अब ये क्या कर रहा है कि ये देखो इधर से तो बंद है, इधर तो बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ से तो बंद है, और यहाँ छोटा ब्रैकेट है, यहाँ खुला है। तो बंद वाली साइड तो अपन बराबर यूज करेंगे, छोटे वाली साइड यानी खुले वाली साइड अपन बराबर यूज नहीं करेंगे, वहां पे सिर्फ लेस देन का यूज करेंगे या ग्रेटर देन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो a से बड़ी और बराबर है और b से क्या है, छोटी है। और इसकी लाइन बनाए तो रेखा पे इसको दर्शाएंगे तो ऐसे दर्शाएंगे, a क्या होगा, क्लोज रहेगा यानी कि ये ब्लैक रहेगा, और b क्या रहेगा, खुला रहेगा यानी कि ये व्हाइट रहेगा, इसको अपन भरेंगे नहीं। दूसरा जो होता है, अब की बार यहाँ a ओपन है और b की साइड में क्या है, क्लोज। तो फिर a क्या मिलेगा अपन को, ग्रेटर देन मिलेगा, और b लेस देन इक्वल टू मिलेगा। और इसको अपन लाइन पे दर्शाएंगे तो ऐसे दर्शाएंगे ये करके। ठीक है, फिर ये जो दे रखा है कि इन्फिनिटी माइनस का और इन्फिनिटी दोनों क्लोज में है, तो फिर ये दर्शाता है किसके, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को या फिर वास्तविक संख्याओं के अंतराल को। ठीक है, अब सिर्फ अपना एक टॉपिक बच गया, घात समुच्चय, वो अपन अभी करेंगे, देखते रहो। देखो भाई, लास्ट टॉपिक अपना आज की इस वीडियो का, घात समुच्चय पावर सेट। होता क्या है कि किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या क्या कहलाता है, पावर समुच्चय यानी कि घात समुच्चय कहलाता है। अपने पास में कोई समुच्चय है, मान लो ये, मान लो अपने पास एक समुच्चय हो गया 1 2 3,
इसके सभी उप समुच्चय जो अपन ले, उनका जो समुच्चय आएगा, सभी उप समुच्चयों को अपन क्या बोलते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं। यानी कि किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को ही क्या बोलते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं। और इसकी जो आएगी सभी उप समुच्चय क्या बनेंगे वो देख लो। इसके और उप समुच्चय निकालने, सॉरी पावर समुच्चय निकालने का, यानी कि घात समुच्चय निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास में 2 की पावर n। और यहां जो n होता है वो होता है अवयवों की संख्या। ठीक है, तो यहां 1 2 3 अवयव हो गए, तो यहां जो पावर सेट्स की संख्या आ जाएगी वो 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो अपने पास में जो उप समुच्चय बनेंगे वो कितने बनने चाहिए, 8 बनने चाहिए। तो यहाँ पे जो समुच्चयों की संख्या हो जाएगी वो अपन क्या बोलते हैं, 8 बोलेंगे। वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्या क्या होगी वो देख लो। एक तो 1 2 1 3, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 3, फिर 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए अपने पास में। अब एक रह गया, तो एक मैंने तुम्हें बताया था कि वो क्या होगा, फाई यानी कि रिक्त समुच्चय। इसका जो उप समुच्चय होगा वो रिक्त समुच्चय भी होगा। तो कितने हो गए, 8 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये इसके क्या हो गए, पावर सेट्स हो गए, यानी कि घात समुच्चय हो गए। घात समुच्चय की परिभाषा दोबारा देख लो कि किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या ही क्या कहलाती है, घात समुच्चय कहलाती है। और उसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। और यहाँ जो n होती है उस समुच्चय में जितने अवयव है उनकी संख्या। तो यहाँ पे कितने थे, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 की पावर 3 करोगे कितना आ जाएगा, 8। तो इसके जो उप समुच्चय बनेंगे वो 8 बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो घात समुच्चय होंगे वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। निकालने का तरीका तो ये बता दिया। फाई जो होगा, फाई यानी कि रिक्त समुच्चय, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सबका उप समुच्चय होता है। तो जब भी पावर सेट्स लिखोगे किसी भी समुच्चय का, तो वहां पे आपको फाई सबसे पहले शामिल करना पड़ेगा, अन्यथा फिर आपको प्रियोड जो आंसर यानी कि पूरा जो आंसर है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी है, कुछ समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपसे बनता है कर दीजिए। एनसीईआरटी 11 सब्जेक्ट अपन ने शुरू कर दी है, तो अब आपका जो काम है वो यही है कि आप चैनल को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, जी भर के शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सारी चीजें अपन को मिलती रहेंगी, रेगुलर आपको मिलेंगी। अब जितनी वीडियोज अपनी आएंगी सब जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। और जितना भी अपन से अपने पास में जो भी नया मैटर मिलेगा, सारा का सारा नया मैटर हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्योंकि अब हमारा काम जो है वो यही है कि आपको नॉलेज देते रहे, आपको जो कोर्स है वो प्रोवाइड कराते रहे। फिजिक्स भी जल्दी इसकी स्टार्ट हो जाएगी, मैथ स्टार्ट कर ही दी है मैंने, 12वीं की जो फिजिक्स है वो स्टार्ट कर दी है, 10th का साइंस भी जल्दी हो जाएगा। केमिस्ट्री की उम्मीद मत कीजिएगा क्योंकि वो नहीं चल पाएगा। तो और बाकी और छोटी क्लासों का अगर डिमांड रही आपकी, छोटी क्लासों की मैथ और साइंस दोनों चला देंगे, टेंशन मत लो। बाकी वीडियो को जी भर के शेयर कीजिए, और अगर अभी भी नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन आता है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टा फेसबुक पेज कहीं पे भी, तो मैंने इंस्टा और फेसबुक की जो लिंक आपको नीचे वीडियो के बीच में शो हो जाते हैं, और ट्विटर और फेसबुक पेज का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका जो काम है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका प्यार आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, ताकि हमें और नई से नई एनर्जी के साथ हम आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहें। जय हिंद।